गोरखपुर के वार्ड नंबर 74 में, और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय नगर निगम का चुनाव अपनी पूरी गर्मी पे है। हर पार्टी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो। कुल मिलाकर पार्टी से लेकर प्रत्याशी तक और प्रत्याशी से लेकर पार्टी तक पूरम भागम भाग है। और एक और वजह है इसका, जो पूरे प्रदेश का केंद्र बिंदु बना हुआ है गोरखपुर का नगर निगम चुनाव। उसका कारण है मुख्यमंत्री जी यहीं इसी शहर से आते हैं। और इस गोरखपुर शहर में नगर निगम की कहानी क्या रही पिछले 5 सालों में, ये मैंने कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लोगों को दिखाया भी है। कहीं ना कहीं बदहाल जनता, त्रस्त जनता जनप्रतिनिधियों से रही। हम उन मुद्दों पर अभी नहीं जाएंगे। हमारी आज मुलाकात हुई है मोहम्मद अजहरुद्दीन जी से, जो कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग का, और अभी युवा हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 74 से। हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं नेताजी से करूंगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पब्लिक लाइव के न्यूज़ चैनल को हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, चाहे हमसे मिलने या अपनी बात को हमारे सुनने चाहते हैं, और बस अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं। बताइए सर। सर, वार्ड नंबर 74, अभी चूंकि आप प्रत्याशी हैं, बहुत सारे पार्षद आए गए। जो कहानी हमने देखी है वार्ड नंबर 74 की, बड़ी दयनीय स्थिति है। रोडों की, नालियों की, आवास की, मतलब हर तरह समस्या ही समस्या है। आपको सर भी क्या लगता है वार्ड नंबर 74 विकास को लेकर भी कितना पिछड़ा है? हमें लगता है कि वार्ड नंबर 74 की स्थिति बाकी वार्डों से भी कई गुनी बदतर है, और इतनी बदतर है कि वार्ड नंबर 74 में कई मोहल्ले आते हैं, लेकिन कुछ मोहल्लों की स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घर बेच बेच के हट रहे हैं। उनके घर के बच्चों की शादियां रुक जा रही हैं, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, वो रिश्ते नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे पढ़ ले रहे हैं तो वो नाली में नहीं रहना चाहते, तो वो अपना घर बेच के या दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको कई ऐसे घर मिल जाएंगे जिसका नाम भट्टा है। भट्टे में कई मोहल्ले आते हैं, जैसे अहमद मोहल्ले हैं, जहाँ के निवासी लोग अपना घर बेच रहे हैं। ये हम लोग मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं, और मुख्यमंत्री से सटा हमारा मोहल्ला है, बिल्कुल, वार्ड नंबर 74। और वहाँ की स्थिति अगर ऐसी हो कि जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी की बहुत मेहनत की कमाई की पूंजी को ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीद के मकान बनाता है, फिर बच्चों को पढ़ाता लिखाता, जब उनकी शादी तक की नौबत आती है, जब पर्सनल बात रहती है, तो वो उस नाली में भी गुजारा कर लेता है, उस नाली में भी वो इंसान गुजारा कर लेता है। लेकिन जब बच्चों के शादी ब्याह की बात आती है तो उसको लगता है कि अब हमें ये नहीं, यहाँ से हम कर सकते, तो वो बेच के यहाँ से हटता है। आज आप चले जाइए भट्टे में, उचवा पे, अहमदनगर में, आपको 50 मकान ऐसे जर्जर मिलेंगे जो कई सालों से ताला लगे हुए हैं। कुछ मकान बिक चुके हैं, कुछ मकान वैसे ही पड़े हैं, लोग किराए पे जाके रहते हैं। ये इस वार्ड की बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सर, जो लोग मकान बेच के निकल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व नियोजित कोई ऐसी गणित बनाई जा रही हो वहाँ पे, जहाँ से ये लोग निकल जाएं, उसके बाद वहाँ व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा कुछ? देखिए, अब वो तो बेबस हैं बेचारे, बहुत ही बेबस हैं, और रो रहे हैं लोग, हद से ज़्यादा रो रहे हैं। और हालात सिर्फ अहमदनगर के बुरे नहीं हैं। हमारे वहाँ चक्सा हुसैन आता है, जो कि मेन रोड माना गया है चक्सा हुसैन का, 20 फीट 30 फीट का रोड है। वहाँ की स्थिति ये है कि आप बाइक सही से नहीं चला सकते, बाइक बरोबर नहीं चला सकते, आपको कांपना पड़ेगा बाइक चलाने के लिए। अगर थोड़ी पानी लग जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए, या बारिश नहीं भी होती है, तो कई बार ऐसे होते हैं कि आपका पैर पानी में रहता है। और जो कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसी रोड पे 2-2 मस्जिद है, उसी रोड पे 2-2 मस्जिदें हैं। उस मस्जिद पे मान लीजिए नमाजी लोग हैं, अब वो नाली के पानी से बच बच के कैसे नमाज पढ़ने जाएंगे? ये सब मुद्दे हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री का शहर है, इसकी बहुत तकलीफ है। मुख्यमंत्री जी विकास का नाम चलता है, विकास हर जगह होती है। तो मेरा विषय यह है कि आपके मुद्दे क्या हैं सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं?
देखिए, सबसे प्राथमिक मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, और तीसरा मुद्दा हमारा युवा है। शिक्षा तो अब जिस स्तर पे सरकारें काम कर रही हैं, जिस स्तर पर हमने देखा है, जो विद्यालय चल रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर हम शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं जनप्रतिनिधि होते हुए, तो हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी बच्चा अगर कोई पढ़ करके आ रहा है, तो कम से कम हमें ये करना चाहिए, कोई जनप्रतिनिधि ये सुनिश्चित करे कि उसके बाद अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि वह सही दिशा में जाए। सही दिशा का अर्थ ये है कि उसको उसके लिए तमाम जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में लाइब्रेरी खोली जाए। सरकारी भवन लगभग हर वार्ड में है, हर एक गांव में है, जितने भी लगभग 11 गांव हैं, हर एक गांव में सरकारी भवन है, तो उसको लाइब्रेरी में भी तब्दील किया जाए, ताकि बच्चे जो पढ़ करके आते हैं वो आ करके फिर प्रदूषित माहौल में न जा पाए, जो जैसे माहौल बन रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता तो ये होगी। दूसरी प्राथमिकता है उनको खेल के प्रति भी रुचि दिखाएं, उनको खेल में भी रुचि दिखाएं। दुनिया भर के खेल हैं, सारे खेल हैं, हमारे पास मैदान भी हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे 2 मैदान हैं हमारे नगर पंचायत सहजनवा में। उनको अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, ना कि इसलिए खाली वहाँ नेताओं की रैली हो, नेताओं के सम्मेलन हो, नेताओं का कार्यक्रम हो, सिर्फ इन चीज़ों के लिए न वो हो पाए। वहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए वो स्थान है, उसको वहीं तक सीमित रहने दिया जाए। और जब वो उनको माहौल मिलेगा तब वो खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे। जब उनको वो माहौल मिलेगा तभी ना उस माहौल में हो जाएंगे, पढ़ाई के माहौल में जाएंगे। और युवा जो है हमारा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमारे अध्यापक कहा करते थे कि हमारी उम्र में कि तुम लोग मिट्टी का कच्चा घड़ा हो, मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी हो, तुमको जो चाहेंगे, चाहे घड़ा चाहें तो घड़ा बना दें, जो भी पात्र तुम्हें चाहेंगे मिट्टी का वो तुमको बना सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए उस हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा। और खाली हम यही सोचेंगे कि हाँ हम नेता बन गए हैं तो बस बन गए, क्या देखेंगे? जा करके हम नाली देखेंगे, सड़कें देखेंगे। ये तो हमारा प्राथमिक कार्य, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा कार्य है ही। लेकिन समाज के लिए हम और क्या कर सकते हैं? अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन से आए हैं तो आप इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप यहीं पर रहे हैं, जब यही चीज़ें आपने देखी हैं, तो उससे ऊपर कोई उठ नहीं पाएगा। और वह भी काम ढंग से नहीं कर पाए हैं लोग। हमारा मुद्दा तो ये भी है ना, वह भी काम ढंग से नहीं हो पाया। आप अभी आए होंगे सहजनवा से, आपने हमारे गांव में प्रवेश किया होगा, सारे रास्तों की हालत ख़राब है, दयनीय है हालत। जो मैं सो मौजूद हूँ गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं जो एक केंद्र बिंदु बनाकर बैठा हुआ हो, गोरखपुर शहर का है, गोरखपुर नगर निगम या पूरे गोरखपुर ज़िले की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी का शहर होते हुए कहीं ना कहीं जितने प्रत्याशी जिस पार्टी कर निकल कर आएंगे, उससे कवायद कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की लगाई जाएगी। उससे रणनीति तय होगी कि क्या कहानी होनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज हमारी मुलाकात हुई है मनीष यादव उर्फ गोलू जी से, जो समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं। उसके सिंबल पर सहजनवा नगर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इनका व्यक्तिगत परिचय मैं करा दूं। ACISF में कमांडो भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ अपना व्यक्तिगत कारण रहा कि नौकरी को छोड़ दिए। इस समय राजनीति में है और पहला प्रयास इनका है, सहजनवा नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष की। हमारे कुछ बातें होंगी नेताजी से, विकास को लेकर, कुछ पिछड़े एरिया को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। जी धन्यवाद सर। नेताजी, आप चूँकि एक प्रोफेशनल रह चुके हैं, वो भी देश सेवा में रह चुके हैं। देश सेवा से फिर राजनीति में आना, एक व्यक्तिगत मेरा सवाल है कि देश सेवा से आप क्यों छोड़े, हुआ आपका अपना विषय है, लेकिन अब राजनीति में आने का आपका मुद्दा क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैंने देश सेवा छोड़ी नहीं है। ये अलग बात है, मैंने एक सेवा छोड़ी है, मैंने देश सेवा नहीं छोड़ी। नहीं, देश सेवा का एक नौकरी होता है। आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूँ। देश सेवा करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता आप नौकरी कर रहे हैं तभी आप देश सेवा कर रहे हैं। आप जनता के बीच में भी अगर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप सेवा के क्षेत्र में हैं तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप संस्कृति के क्षेत्र में हैं आप तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप खेल कूद के क्षेत्र में तब भी आप देश सेवा कर सकते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं तो आप देश सेवा कर सकते हैं। नहीं, मेरा विषय ये था सर कि मान लीजिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो राजनीति को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता होती है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ होती है, लेकिन वास्तविकता जो मैं सो मौजूद हूँ गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं
जो एक केंद्र बिंदु बनाकर बैठा हुआ हो गोरखपुर शहर का है, गोरखपुर नगर निगम या पूरे गोरखपुर ज़िले की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी का शहर होते हुए कहीं ना कहीं जितने प्रत्याशी जिस पार्टी कर निकल कर आएंगे उससे कवायद कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की लगाई जाएगी, उससे रणनीति तय होगी कि क्या कहानी होनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज हमारी मुलाकात हुई है मनीष यादव उर्फ गोलू जी से, जो समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं। उसके सिंबल पर सहजनवा नगर पंचायत से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इनका व्यक्तिगत परिचय मैं करा दूं, ACISF में कमांडो भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ अपना व्यक्तिगत कारण रहा कि नौकरी को छोड़ दिए। इस समय राजनीति में है और पहला प्रयास इनका है सहजनवा नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष की। हमारे कुछ बातें होंगी नेताजी से विकास को लेकर, कुछ पिछड़े एरिया को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। नेताजी, आप चूँकि एक प्रोफेशनल रह चुके हैं, वो भी देश सेवा में रह चुके हैं। देश सेवा से फिर राजनीति में आना, एक व्यक्तिगत मेरा सवाल है कि देश सेवा से आप क्यों छोड़े, हुआ आपका अपना विषय है, लेकिन अब राजनीति में आने का आपका मुद्दा क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैंने देश सेवा छोड़ी नहीं है। ये अलग बात है, मैंने एक सेवा छोड़ी है, मैंने देश सेवा नहीं छोड़ी। नहीं, देश सेवा का एक नौकरी होता है। आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूँ। देश सेवा करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता आप नौकरी कर रहे हैं तभी आप देश सेवा कर रहे हैं। आप जनता के बीच में भी अगर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप सेवा के क्षेत्र में हैं तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप कला के क्षेत्र में तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप संस्कृति के क्षेत्र में हैं आप तब भी देश सेवा कर सकते हैं, आप खेल कूद के क्षेत्र में तब भी आप देश सेवा कर सकते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं तो आप देश सेवा कर सकते हैं। नहीं, मेरा विषय ये था सर कि मान लीजिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो राजनीति को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता होती है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ होती है, लेकिन वास्तविकता हर जगह होती है। तो मेरा विषय यह है कि आपके मुद्दे क्या हैं सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, और तीसरा मुद्दा हमारा युवा है। शिक्षा तो अब जिस स्तर पे सरकारें काम कर रही हैं, जिस स्तर पर हमने देखा है जो विद्यालय चल रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर हम शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं जनप्रतिनिधि होते हुए तो हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी बच्चा अगर कोई पढ़ करके आ रहा है तो कम से कम हमें ये करना चाहिए, कोई जनप्रतिनिधि ये सुनिश्चित करे कि उसके बाद अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि वह सही दिशा में जाए। सही दिशा का अर्थ ये है कि उसको उसके लिए तमाम जितने वार्ड हैं हर वार्ड में लाइब्रेरी खोली जाए। सरकारी भवन लगभग हर वार्ड में है, हर एक गांव में है, जितने भी लगभग 11 गांव हैं, हर एक गांव में सरकारी भवन है, तो उसको लाइब्रेरी में भी तब्दील किया जाए ताकि बच्चे जो पढ़ करके आते हैं वो आकर के फिर प्रदूषित माहौल में न जा पाए, जो जैसे माहौल बन रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता तो ये होगी। दूसरी प्राथमिकता है उनको खेल के प्रति भी रुचि दिखाएं, उनको खेल में भी रुचि दिखाएं। दुनिया भर के खेल हैं, सारे खेल हैं, हमारे पास मैदान भी हैं, बड़े बड़े अच्छे 2 मैदान हैं हमारे नगर पंचायत सहजनवा में। उनको अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, ना कि इसलिए खाली वहाँ नेताओं की रैली हो, नेताओं के सम्मेलन हो, नेताओं का कार्यक्रम हो, सिर्फ इन चीज़ों के लिए न वो हो पाए। वहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए वो स्थान है, उसको वहीं तक सीमित रहने दिया जाए। और जब वो उनको माहौल मिलेगा तब वो खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे। जब उनको वो माहौल मिलेगा तभी ना उस माहौल में हो जाएंगे, पढ़ाई के माहौल में जाएंगे। और युवा जो है हमारा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमारे अध्यापक कहा करते थे कि हमारी उम्र में कि तुम लोग मिट्टी का कच्चा घड़ा हो, मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी हो, तुमको जो चाहेंगे, चाहे घड़ा चाहें तो घड़ा बना दें, जो भी पात्र तुम्हें चाहेंगे मिट्टी का वो तुमको बना सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए उस हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा। और खाली हम यही सोचेंगे कि हाँ हम नेता बन गए हैं तो बस बन गए, क्या देखेंगे? जा कर के हम नाली देखेंगे, सड़कें देखेंगे। ये तो हमारा प्राथमिक कार्य, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा कार्य है ही। लेकिन समाज के लिए हम और क्या कर सकते हैं? अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन से आए हैं तो आप इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप यहीं पर रहे हैं, जब यही चीज़ें आपने देखी हैं, तो उससे ऊपर कोई उठ नहीं पाएगा। और वो अभी काम ढंग से नहीं कर पाए हैं लोग। हमारा मुद्दा तो ये भी है ना, वो अभी काम ढंग से नहीं हो पाया। आप अभी आए होंगे सहजनवा से, आपने हमारे गांव में प्रवेश किया होगा, सारे रास्तों की हालत ख़राब है, दयनीय है हालत। आप बगल में हमारे बोक्टा गांव है, अभी तक वहाँ पर कोई मतलब पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। बोक्टा ताल में पानी जाता है। 20 वर्ष हो गए इस नगर पंचायत के गठन को,
नगर के मानकों पर या नगर कहाँ खरा उतरेगा सिर्फ अगर बाजार को छोड़ दिया जाए तो। आप गांव में देखिए, आपको तब भी नगर की फीलिंग नहीं आएगी। जो मतलब अगर हमने इन सब गांवों को अगर नगर में शामिल किया तो वहाँ पर नगर का माहौल भी होना चाहिए पूरा, बिल्कुल नालियाँ भी दुरुस्त होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि, जो जनता जिसको चुन करके भेजेगी वही माने जाएंगे। तो विफलता उनकी है तो सवाल उनसे ही होंगे। जी। आगे सर, अभी आपको क्या लगता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन नगर पंचायत अध्यक्ष होगा। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता सर किन किन मुद्दों पर होगी? हमने अभी आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा, ये 3 मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेंगे। रोड और नालियाँ ये तो है, ये तो चलेंगी ही। इनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रोड और नालियों के लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाऊँगा। आपके यहाँ कहीं पर भी नाली की समस्या आ रही है या रोड पर भी कोई समस्या, आप तुरंत उस नंबर पर फ़ोन करिए, आपकी 24 घंटे के अंदर वो त्वरित कार्रवाई तुरंत होगी। फंड की कमी नहीं है, सरकार पैसों की कमी नहीं करती है, ऊपर से सारे पैसे आते हैं, लेकिन वो सही जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और शिक्षा के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी गांव हैं हमारे नगर पंचायत सहजनवा में, नगर पंचायत की तरफ से एक लाइब्रेरी खोली जाएगी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के एक लाइब्रेरी खोली जाएगी, ताकि एक स्वस्थ माहौल मिल जाए बच्चों को पढ़ाई करने का। या जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो विद्यालय से आ रहे हैं, वो भी जो भी जा करके लाइब्रेरी में जाएगा तो कम से कम उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आएगी, वो बच्चा पढ़ेगा। और खेल कूद के क्षेत्र के लिए जो भी हमारे दोनों मैदान हैं, मस्करा इंटर कॉलेज का और मुरारी इंटर कॉलेज का, ये दोनों जो हमारे बड़े मैदान हैं, इनको सेपरेट किया जाएगा खेल कूद के लिए। उसको वहाँ खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो भी नगर पंचायत सहजनवा का अध्यक्ष रहते हुए जो भी मैं भरसक मदद करूँगा, मैं 200% मदद करूँगा कि बच्चे खेल की दिशा में भी आगे निकले, कम से कम प्रदूषित माहौलों में न जाएं। जो आजकल के माहौल में आप देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि जब बच्चा पढ़ करके आता है खाली होता है, मोबाइल में लेकर के ही इधर उधर पता नहीं क्या क्या उस पर सारी चीज़ें। तो जब उसको सही माहौल मिला रहेगा उससे हट करके, तो वो उधर भी तो जाएगा। तो हमको उसको वो माहौल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जैसे कुछ ऐसे गाँव हैं जो सुदूर हैं, मान लीजिए जैसे हमारा गहासाड़ गाँव है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम अगर जनप्रतिनिधि होते हुए मैं जा करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, सीएमओ साहब से भी अगर मैं बात करूं, तो कम से कम एक फार्मासिस्ट राउंड द क्लॉक हमारे गांव में जो सरकारी भवन है वहां पर होना चाहिए ड्यूटी में, ताकि जो लोगों को थोड़ी बहुत जो समस्याएं आती हैं, जैसे खांसी बुखार, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ छोटा मोटा कोई किसी को चोट आ गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए अब उसको सहजनवा बाजार जाने के लिए उसको 20 बार सोचना पड़ेगा, अरे हम कैसे जाएँ। बिल्कुल। और उसके संबंध में फिर कहीं कोई बंगाली डॉक्टर, कोई झोला छाप डॉक्टर, कोई किसी के पास जा करके इलाज करवाने के लिए लोग मजबूर हैं। अब वो चाहे 50 रुपये ले दवा के, चाहे 200 रुपये ले, लेकिन एक निःशुल्क अगर एक हमारे पास फार्मासिस्ट यहाँ बैठा रहेगा तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बात हो जाएगी। और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारा प्रयास ये रहेगा पूरे नगर को CCTV सर्विलांस में हम लेकर के आएँ, पूरा नगर CCTV सर्विलांस में रहे। और हमारे नगर में दो थानों के प्रभाव क्षेत्र में आता है, पहला थाना है सहजनवा थाना, दूसरा गीडा थाना। और एक बड़ी विडंबना ये है कि हमारा जो गहासाड़ गांव है, ये हमारा गहासाड़ गांव और एक गांव है सहीजना, ये दोनों अब गीडा थाने से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और बगल में हमारे थाना सहजनवा थाना है, फिर भी हम उससे कट करके हैं। तो इसके लिए भी अगर नगर के प्रतिनिधि बनते हैं तो गहासाड़ गाँव में हम SSP साहब से भी बात करने जाएंगे और इस संबंध में बात करेंगे कि गहासाड़ गांव जो है, या तो आप इसे सहजनवा थाने में शामिल कर दीजिए गीडा से हटा करके, या अगर गीडा थाने में है तो ये आपके थाना क्षेत्र का सीमावर्ती गांव है, तो कम से कम यहाँ पर गहासाड़ गांव में एक पुलिस चौकी दे, ताकि किसी भी चीज़ के लिए फरियादी तुरंत ऑन द स्पॉट जा करके चौकी प्रभारी के पास या जो भी पुलिस का जो भी अधिकारी है उनके पास जा करके अपनी बातों को रख सके, अपनी शिकायतों को रख सके, या उनसे जो भी फौरी मदद है वो तुरंत मांग सकें उनसे। और बाकी की जो समस्याएं हैं, अब ये तो बड़ी समस्याएं हैं, उनके संबंध में भी आवाज़ उठाऊंगा। जैसे गीडा में हमारी एक समस्या हो गई। गीडा की समस्या क्या है कि ज़मीनें हमारी गई हैं, नदी हमारी चली गई है, प्रदूषण गीडा का हम झेल रहे हैं, आँखों में राख हमारे पड़ रही है, ध्वनि प्रदूषण भी गीडा का हम ही झेल रहे हैं, लेकिन सहीजनवा में गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह उर्फ भोलू सिंह जी, जो वार्ड नंबर 1 से सभासद की दावेदारी कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किया है, ग्राम सभा को लेकर, अपने वार्ड को लेकर।
हमारी कुछ बातें होंगी नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। नमस्कार सर। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का आपका मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यही है कि गांव का विकास करें और लोगों का सहयोग करें। इसके पहले आप कई वर्षों से सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं, बिना बहुत पद किया पे है, रहे। जितना भी क्या क्या किए हैं हमारे सर आप? गांव का जो भी रोड है, गांव पे हमारे रास्ते नहीं थे सरकारी, मैं ही सबसे रिक्वेस्ट करके ज़मीन ले करके गांव पे रास्ता बनाने का कार्य किया हूं। और जो भी चेयरमैन या प्रधान से सहयोग लेने का काम हुआ था, लिया था और काम कर रहा हूं। अभी भी पिछले बरसात में भी खड़ंजे का काम चेयरमैन से कह के करवाया हूँ, काली जी का स्थान बनवाया हूँ, अभी तत्काल में बन भी रहा है। और जो भी जिनका समस्या होता है, चाहे रात दिन हो, देखता हूँ, सुनता हूँ। अभी आपके वार्ड में कितने ऐसे लोग होंगे नेताजी जो कहीं ना कहीं पात्रता रखते हुए आवास से वंचित हैं? देखिए, आवास में जो पात्र थे वो पा गए हैं। हमारे वार्ड नंबर 1 में जो हमारा टोला है, इसमें सब लोग पा गए हैं। ऐसा कोई पात्र नहीं है जो आवास के काबिल हो। मतलब सारे सबके लोगों को पास मिल गया। मकान है। कोई ऐसा नहीं है कि जिनका, जो 4-5 लोग थे वो पात्र थे, वो पा गए हैं। और पिछले और उधर जिगना गांव में है, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे, जो उस काबिल रहेगा उसी का सहयोग करेंगे कि वो पाए। वार्ड में अभी रोडों का क्या हाल है नेताजी? मान लीजिए अब जो 10-15 साल हो गया है सर जी बने हुए। यदि इंटरलॉक हुआ है, अब इस पर पिच हो जाए या आरसीसी हो जाए तो और सुंदर हो जाएगा। जगह जगह टूट गया है, लेकिन अब आगे ही अगले पंचवर्षीय में ही बन पाएगा। नहीं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए रोड ठीक है, आगे जो और भी वार्ड जुड़े हैं आपके इससे, उधर भी यही काम है कि सबको साफ सफाई कराना, या मान के चलिए जहाँ टूटा फूटा है उसको मरम्मत करवाना। यही काम है। जहाँ पर आरसीसी होने लायक रहेगा आरसीसी होगा, जहाँ पर तारकोल होने लायक रहेगा वो तारकोल होगा। रोड हर जगह हो गया है, मतलब रास्ते, ये काम वो अभी नहीं हो पाया है। अभी वो नहीं होता। नालियाँ भी जगह जगह टूटी हैं। अब कुछ काम हुआ था बीच में, लेकिन अब इस समय कई जगह मैं देखा हूँ टूटा है। काम होगा आगे चल के। नेताजी, इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जी योगी जी का शासन चल रहा है, उस हिसाब से विकास कुछ आपको नज़र आ रहा है कि नहीं है? सर जी बहुत विकास हुआ है अपने गोरखपुर के लिए, तो समझ लीजिए 50 साल में ऐसा नहीं हुआ था जो योगी जी हमारे यहाँ जितना पैसा, जितना भी विकास का कार्य किए हम लोग देख रहे हैं। बहुत काम हुआ है जिसकी सराहना हम पूरा नहीं कर पाते। और मुख्यमंत्री जो पहले थे वो उतना हमारे यहाँ काम नहीं कर पाए। योगी जी जब से हैं तब से हम लोग को बहुत मनोकाम हुआ है। हमारे यहाँ पंचायत भवन पुराना था, उसमें 18 लाख रुपया मेरे एक जवान कहने पर तुरंत बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सुनने में आया है कि जनता खुद आपको चुनाव लड़ा रही है, क्या सत्यता है? मैं इतने दिन से लोगों के बीच में, जैसे नौकरी किया नहीं हूँ, गांव पर रहता हूँ, तो गांव पर रहा हूँ, थोड़ा सा उस योग्य हमको समझते थे कि ये आदमी सहयोग करते हैं रात दिन निस्वार्थ, इसीलिए करते करते आज 10-15-20 साल बीत गया। लोगों ने कहा एक बार सभासद ही लड़िए, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब यही उम्मीद है लोगों से कि जैसे लोगों ने कहा उसी प्रकार से हमको जिता दें। यही हमारी अपेक्षा है। यानी वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही चाहते हैं कि एक बार जब कहे हैं तो हमारा साथ दें, हमारा उसके बाद उनका हम विकास के बारे में सोचें तब। यहाँ की जनता एक बार साथ दे, उसके बाद उनके विकास के बारे में सोचे। जो नरेंद्र सिंह और भोलू सिंह ने जो हमारी बातें कही, और कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों से ये चुनाव न लड़ते हुए, बिना किसी पद पे रहते हुए लोगों का सामाजिक सेवा किए हैं। यहाँ वार्ड नंबर 1 की जनता इसे बेहतर जानती होगी। ये मेरा अधिकार नहीं है कहना कि आप लोग किसका चुनाव करिए, किसे सभासद बनाइए। ये आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, फिर चुनाव करिए, क्योंकि 5 साल का समय बहुत लंबा होता है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अपने भविष्य का निर्धारण करिएगा। हमारे साथ थे देवेंद्र सिंह और भोलू सिंह, जो वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं सभासदी का। नगर पंचायत सहजनवा से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, उसी के अंतर्गत ये नगर पंचायत आता है। हमारी बहुत सारी बातें हुई नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनता के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पब्लिक लाइव न्यूज़ में मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड नंबर 8 में,
और हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद विश्वकर्मा जी, जो वार्ड नंबर 8 से पार्षद प्रत्याशी हैं और पेशे से एक शिक्षक भी हैं। और आप लोग ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक जो शिक्षक की सोच होती है वो बहुत गंभीर होती है, बहुत आंतरिक तरीके से एक शिक्षक सोचता है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के भविष्य निर्माण में एक शिक्षक का बहुत योगदान होता है। और गुरु का तो भगवान ने खुद ही भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। आज हमारी मुलाकात हुई है नेताजी से, मैं कुछ मुद्दों पर बात करूंगा इनसे, वार्ड नंबर 8 की समस्याओं को लेकर, कुछ इनके विचारों को लेकर, कुछ जनता के अपील को लेकर। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। जी सर। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप पेशे से शिक्षक हैं। जी सर। एक व्यक्तिगत सवाल मैं करूंगा जी आपसे सर। कि आप शिक्षक होते हुए फिर राजनीति में क्यों उतर रहे हैं? इसलिए सर कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं हमारे वार्ड में, जो जो भी वर्तमान समय में रहे हुए हैं, काफ़ी पब्लिक जो है संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं उसमें आया हूँ फील्ड में कि बच्चों के प्रति और अपने नौजवान साथियों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ जो मान सम्मान मिलना चाहिए उनको मान सम्मान दिलाऊंगा। अपने वार्ड वासियों को विकास के रास्ते पे ले जाऊंगा और एक नया आगाम देंगे। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर? मुद्दा यही है सर कि मैं जब सत्ता में आने के बाद मैं अपने छोटे बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक गरीब परिवार के बच्चों को, किराएदारों को बच्चों को अपने वार्डवासियों में निःशुल्क कोचिंग शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी है बीए में एडमिशन जो है 100 एडमिशन बीए में निःशुल्क करने का काम करेंगे। और 20 बाई 40 का टेंट, 100 कुर्सियाँ, बर्तन सामग्रियाँ और एक जनरेटर पूरे वार्डवासियों में जो कार्यक्रम छोटा मोटा रहेगा वो निःशुल्क देने के काम करेंगे सर। यानी एक तरीके से आप सामाजिक सेवा करना जी, चाहते हैं कि चुनाव सामाजिक सेवा। जीतने के बाद? जी सर, मैं चुनाव जीतने के बाद सामाजिक सेवा में रहना चाहता हूँ। जो मेरा पैसा सब कोई कमाता है सर, मगर मान सम्मान सबके बस की नहीं है सर। वो मैं मान सम्मान अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। और बस यही सर। कुछ लोग सर चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए सभासदी हो गया, जी पार्षदी सर। हो गया, नगर पंचायत अध्यक्ष ही हो जी। गया। चुनाव लड़ने के पहले ही व्यवसायीकरण की दृष्टि से देखने लगते हैं जी। कि इससे हम कितना कमाएंगे। आपकी नज़र में सर नहीं क्या सर, है? मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है सर। बस मैं अपने वार्डवासियों का सेवा करें सर। इसीलिए तो मैं कक्षा 1 से लेके 12 तक गरीब परिवार के बच्चों को, किराएदारों को बच्चों को कोचिंग जो है निःशुल्क चलाने का व्यवस्था करेंगे, वो भी बढ़िया टीचरों के द्वारा, जो अनुभवी टीचर हैं सर। ये भी नहीं जो 12 तक पढ़े हैं उनसे, उनके माध्यम से कोचिंग पढ़ाया जाएगा सर। जो बीएड धारक हैं उनके माध्यम से चलाया जाएगा कोचिंग। अभी भी तो सर, हूँ सर, पंडित रजा डिग्री कॉलेज में रहते हैं सर। कोचिंग अभी जो है आपके वार्ड का क्या हाल है सर विकास को लेकर? कितना विकास पिछड़ा है? विकास सर अभी बहुत पीछे है। जी, बहुत कुछ कमियां रह गई हैं, बहुत लोग को अभी आवाज़ से वंचित हैं। बहुत सारे मुद्दाएं हैं, जैसे राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन है, कई लोग अभी वंचित हैं। जी सर। कि जीतने के बाद सर पूरा होगा? जी सर, 100% पूरा करेंगे। हमने जो यहाँ पे कहानी देखी है सर आपके वार्ड में, जी सर। रोडों की बड़ी गंभीर समस्या है कई जगह, नालियों में बड़ा जल जमाव है। जी सर। आप क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी सत्ता, जब हम अब सत्ता में बैठेंगे, कुर्सी हम पाएंगे तो सब कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं अपील करूंगा अपने जो वर्तमान समय चेयरमैन जो रहेंगे उनसे अपील करूंगा। अगर वर्तमान समय के चेयरमैन जो मेरी कार्यकाल में रहते हुए नहीं सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, तो मैं अपने जो यहाँ वर्तमान गढ़ अधिकारी जो रहेंगे उनसे अपील करूंगा सफाई करने के लिए। और आपसे अच्छे कोई और नहीं बता सकता सर। आप सब कुछ जानते एक जानकारी आखिरी हैं। सवाल सर, अपने वार्ड नंबर 8 की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं अपने वार्ड वासियों से एक बार विश्वास करके मुझे वोट दें और मैं विकास के रास्ते पे अपने वार्ड वासियों को अच्छे दिशा निर्देश में ले जाएंगे सर। अपने वार्ड के लोगों को विकास के रास्ते पर अपने दिशा निर्देश के अनुसार ले जाएंगे, नेताजी का कहना है, अरविंद विश्वकर्मा जी का। और स्वाभाविक है कि एक शिक्षक, चूँकि युवा हैं, शिक्षित भी हैं, ऑलरेडी पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं, जो इनकी एक बात हमको बड़ी अच्छी लगी, नाली सड़क खड़ंजा की बात तो हर नेता करता है, हर जनप्रतिनिधि करता है, लेकिन वास्तविकता धरातल पे क्या होता है पूरी जनता जानती है, पूरा सिस्टम जानता है। लेकिन एक बात इन्होंने जो कही, शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक व्यक्ति को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है, वह अपना विकास खुद कर सकता है, इससे बड़ा विकास कुछ नहीं होता है। बाकी वार्ड नंबर 8 की जनता से मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग किसका चुनाव करिए, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये तय आप लोगों को करना है। पिछला 20 साल उठा के देख लीजिएगा, फिर आगे भविष्य का निर्धारण करिएगा।
अगर फिर उसी दायरे में रहना है तो ऑप्शन बहुत सारे आपके सामने हैं। अगर परिवर्तन लाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो आपका वर्तमान से लेकर भविष्य को भी सुधारने की क्षमता रखता हो। हमारे साथ थे अरविंद विश्वकर्मा जी, वार्ड नंबर 8 से पार्षद प्रत्याशी हैं। अगले जनपद के साथ आपकी जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। गोरखपुर पूर्वांचल का, गोरखपुर जो है उसका सबसे बड़ा, गीडा होने के नाते सबसे बड़ा टाउन एरिया है, जहां से अगर जो अच्छे से विकास किया जाए तो उत्तर प्रदेश की बड़ी टाउन एरिया से लोग सीख लेंगे, एक सबक लेंगे। और हमारी सोच भी थी जब मैं पार्षद था तो अपने वार्ड में किसी तरह मैं विकास का पैसा ले आकर के लगा करके, और लगभग मैं 100% अपने वार्ड का काम कराने के बाद पुनः मैंने वहाँ कहा था कि हमको पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना है, और दोबारा मैं निर्दल अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जनता ने हमें अच्छा वोट भी दिया, लेकिन सहजनवा पैसे के बल पर, यूँ कहिए कि विकास में इतना भ्रष्टाचार किया गया और उस भ्रष्टाचार के पैसे के बल पर सहजनवा का शोषण हुआ, जो आज तक शोषित होते चला आ रहा है। जी, यहाँ पे गैलेंट जो सीमेंट फैक्ट्री है उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, वातावरण भी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, हमारा व्यक्तिगत ही नहीं पूरे समाज का विचार है कि गैलेंट या अभी जो जालान फैक्ट्री लगी है, इस दोनों के प्रदूषण से अगर जो यहाँ के नेता, और ख़ास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ हूँ और लगातार उनके साथ आज तक बना हूँ, उनसे हमारा यह गुजारिश है कि इन दोनों फैक्ट्रियों के प्रदूषण को अगर जो तत्काल रोकने का नहीं काम करेंगे तो ऐसा समय आने वाला है कि पूरा सहजनवा उजड़ जाएगा, यहाँ की जनता में भगदड़ मच जाएगी। अगल बगल के गांव जो पिपरा है, जो जिगिना है, जो शहबाजगंज है और लुचुई डोमहर, ये जितने भी गांव हैं, इन गांव में अगर जो हकीकत में कोई जनप्रतिनिधि एक बार आकर के घर की स्थिति देख ले तो वो खुद वहाँ खड़ा होना नहीं चाहेगा। वहाँ की जनता कैसे है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि इनके प्रदूषण को तत्काल नियंत्रित करें, नहीं तो सहजनवा एक दिन उजड़ जाएगी और इसका महापाप इस सरकार के माथे पर कलंक हो जाएगा। एक और भी जनता के बीच में आक्रोश है नेताजी कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, बाहरी लोगों को मिलता है। तो क्या यहाँ पे केवल जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदूषण सहने के लिए हैं और रोज़गार के लिए बाहरी लोग? लाइव टीवी में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत में। ये गोरखपुर ज़िले में आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना ज़िला, अपना शहर है। आज हमारी मुलाकात हुई उदयभान सिंह जी से, जो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं सहजनवा से, सहजनवा नगर पंचायत से। इसके पहले भी ये कई बार, एक दो बार प्रयास किए थे, लेकिन उस समय शायद जनता ने उतना साथ नहीं दिया था। आज हमारी मुलाकात हुई, हमारी कुछ बातें होंगी नेताजी से। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं अभी, सर आपको क्या लगता है, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, हिंदुआ वाहिनी से भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अभी कितना पिछड़ा है सर सहजनवा नगर पंचायत? देखिए, सहजनवा नगर पंचायत हम यह कह सकते हैं कि विकास के नाम पर अभी तमाम यहाँ काम बाकी है। चूँकि सहजनवा नगर पंचायत गीडा होने के नाते लगातार पब्लिक की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा विकास अभी हुआ भी नहीं है पहले से भी। और चूँकि पहला नगर पंचायत जब हुआ था तो मैं सभासद था उस समय, सन 2000 से 2007 के बीच में। विकास का काम तो उस समय तेज़ी से चला, लेकिन उसके बाद के जो टाउन एरिया का गठन हुआ उसमें भी विकास हुआ, लेकिन वह विकास का जो मूल रूप से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। धरती पर विकास 20% से 25% हुआ, और टाउन एरिया में हम यह कह सकते हैं कि जितना पैसा सरकार ने भेजा, अगर जो पूरा पैसा सहजनवा के टाउन एरिया की धरती पर उतार दिया जाता तो कोई गली, कोई रोड, कोई जगह नहीं रहती जहां आरसीसी न बन जाता और पूरा सहजनवा स्वर्ग बन जाता। लेकिन वो पैसा सही जगह पर नहीं लगा, बंदरबाट होने की वजह से आज भी सहजनवा पिछड़ा हुआ है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे? मान लीजिए सर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद आपका मुद्दा क्या होगा?
देखिए, सहजनवा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाउन एरिया है। ऐसे में सहजनवा में हमारी एक सोच थी कि सहजनवा टाउन एरिया को एक आदर्श टाउन एरिया बनाया जाए। हर गली कूचे मोहल्ले आरसीसी को दूर करने का कष्ट करें, नहीं तो यह टाउन एरिया उजड़ने के कगार पर है। और अभी अभी तमाम लोग हमारे कार्यालय के सामने नीचे बैठे थे, उन लोगों का सबका ये विचार हो रहा है कि अब टाउन एरिया में अगर जो हम 10 साल भी रहेंगे तो हमारे फेफड़े, हमारे मस्तिष्क सब खराब हो जाएंगे। लोग यहाँ से जाने की अब सोच रहे हैं, पलायन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है, इस पर तत्काल विचार करें और इस पर अमल करते हुए पूरी टाउन एरिया में जो प्रदूषण की स्थिति है उसको ठीक कराने का काम करें। एक आखिरी सवाल सर, अपने टाउन एरिया की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, टाउन एरिया की जनता से हमारी ये अपील है, मैं जब सभासद था तो पूरे बोर्ड में ये कमीशनबाजी पर हमने रोक लगाई थी कि कमीशन नहीं चलेगा, कमीशन नहीं चलेगा तो विकास होगा। और उस समय विकास की गति अच्छी थी। मैं पुनः यह चाहता हूँ कि टाउन एरिया के लोग ऐसे लोगों को चुन कर भेजें, अगर उनके में लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकास करेगा और कमीशनबाजी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो इस पर सोच करके पूरी जनता टाउन एरिया की ले आवे। क्योंकि अब तक तो जनता देख रही कि जितने भी अध्यक्ष आए, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं जितना भ्रष्टाचार हुआ, शायद इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के किसी टाउन एरिया में नहीं हुआ होगा। और उत्तर प्रदेश की बड़ी टाउन एरिया होने के नाते यहाँ कई 100 करोड़ रुपए विकास के नाम पर आए। और देखा जाए तो पूरे टाउन एरिया में 14-15 गांव हैं छोटे बड़े मिला करके, और 14-15 गांव में लगभग हजारों करोड़ रुपया आया। आप सोच लीजिए कि हजारों करोड़ रुपया 14-15 गांव में लगाया जाए तो पूरा गांव सोने का मतलब स्वर्ग हो जाना चाहिए। लेकिन आज गांव की स्थिति, आप गली कूचे में चले जाइए, वही स्थिति बजबजाती हुई पड़ी हुई है। और जो निर्माण भी हुआ है इतना घटिया हुआ है, जो पहले भी हुआ है अब भी हुआ है, उसका क्या कहें। आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर जो गली कूचे में जा करके एक बार देख लें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। कि जनता से पुनः हम अपील करते हैं कि आने वाले समय में अब तक जो विकास का पैसा आया और उसको जनता के बीच न लगा करके अपने लोग लूट का या एक जरिया बना लिए थे, इस पर सुन करके अग्रिम चुनाव में करें कि आने वाले समय में पूरा टाउन एरिया जो कमी है वो दूर हो सके, विकास हो सके। क्योंकि प्रदूषण से हम खुद परेशान हैं और विकास से भी अगर जो हम पूरा सहयोग नहीं पाएंगे तो यह टाउन एरिया उजड़ जाएगी। जनता से अपील है कि इसको देखते हुए ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करें जो विकास के लिए काम करे, और वह न कि भ्रष्टाचार के लिए काम करे, न कि अपने लिए काम करे, न कि भाई भतीजावाद के लिए काम करे। यह जनता से हमारी अपील रहेगी। ये हमारे साथ थे उदय भान सिंह जी, जो नगर पंचायत सहजनवा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाउन एरिया है। यहाँ पे जो नेताजी ने बताया हजारों करोड़ रुपया आया, लेकिन वो रुपया गया कहाँ, इसका जवाब तो पिछले जनप्रतिनिधि देंगे जो इसके पहले अध्यक्ष हुए। 10 साल 15 साल 20 साल तक जो लोग अध्यक्ष रहे, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ पे औद्योगिक फैक्ट्रियाँ भी लगा दी गई हैं, जिससे यहाँ पे पलायन की स्थिति दिन प्रतिदिन आती जा रही है। मैं सहजनवा की जनता से नहीं कर सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, यह चिंतन और मंथन का विषय आप लोगों का है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है, कौन सा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज तक के इतिहास को दोहरा कर अगला अपना भूमिका तय करिएगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगले जनता के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।